नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज से मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और यह आगाज काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ऐन पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा तक पैदल मार्च करने का ऐलान किया हुआ था। अखिलेश यादव की अगुवाई में विधायक दल पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में उन्हें रोक लिया और उसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। सपा विधायकों और अखिलेश यादव का धरना खत्म हो गया और इसी बीच सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उनका कहना था कि सपा से नियम ना तोड़ने की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विपक्षियों की धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च की। सपा का मार्च पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे किस तरीके से अखिलेश यादव ने रोके जाने पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर रोक लगने पर वो बैठ गए और फिर उसके बाद धरना खत्म किया और सपा दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार विरोध को दबाना चाहती है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। हम तो सवाल आपसे कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात के गवाह हैं, आपके कैमरे भी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग हाउस जा रहे थे। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम शांति मार्च के माध्यम से विधानसभा की 19 तारीख की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या चुने हुए विधायकों को सड़कों पर जिस तरीके से रोका गया है, इसे आप क्या मानते हैं? हमारे हाथ में डंडे नहीं थे, हम चुने हुए विधायक, हम तो सदन की कार्रवाई के लिए जा रहे थे, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं था। हम लोग कल फिर हाउस जाएंगे और हाउस में इन तमाम मुद्दों पर कल भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर सपा के ही तर्ज पर कांग्रेस ने भी पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च में विधायक वीरेंद्र चौधरी और विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मार्च के दौरान आराधना मोना मिश्रा ने सरकार को भी जमकर घेरा है। महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है, हर वर्ग इससे परेशान है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो का कार्यक्रम अभियान शुरू किया है। आज सदन का पहला दिन था। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम और मेरे साथ जो हमारे साथी विधायक वीरेंद्र चौधरी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग पीसीसी से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। जैसा कि हमेशा होता रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे कर देती, आज भी हमारे साथियों को रोका गया। मुझे विधानसभा तक पहुंचने के लिए पुलिस ने रोका, फिर भी किसी तरह से हम सब यहाँ पहुंचे हैं। पर इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता से, पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से मैं विधानसभा में रोक की बात लगातार आराधना मोना मिश्रा भी कर रही हैं। मनोज पांडे को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा चुने हुए विधायक हैं, हमको रोका जाना कहीं ना कहीं दुखद है। तो इस पर विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान जो सपा के विधायकों को रोका गया था, उस पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया
लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उस रास्ते में पूर्व में भी एक बार पुलिस पे अटैक हुआ था तथा पुलिस की जीप जलाई गई थी तथा राजभवन पे एक धरने के दौरान फायरिंग की घटना भी पहले हो चुकी है। उपद्रवियों द्वारा ऐसे आयोजन के आड़ में कोई हिंसा न हो, इसके कारण ही एक ऐसा रास्ता चुना गया था जहां की ट्रैफिक व्यवस्था कम रहती है और लोगों को असुविधा कम होती है। तो वहीं आज से मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बीच सपा के वरिष्ठ नेता और प्रसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव सदन में नजर नहीं आए क्योंकि वो मैनपुरी में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा सत्र में शामिल न होने पर कहा, एटा जनपद में पहले से ही कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कल विधानसभा सत्र में जरूर शामिल होंगे। साथ ही विधानसभा में आगे की सीट पर बोले कि अखिलेश अगर चाहते तो पहले ही सीट दे देते, मांगने का तो सवाल ही नहीं होता है। साथ ही अवैध मदरसों के सर्वे पर बोले कि केवल मदरसों का ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। यह करो जागरण मिशन के तहत तो कल से रहेंगे विधानसभा। ये आगे की सीट तो मांगने का सवाल नहीं, देने का सवाल है। अगर किस वो सीट अगर देना चाहते तो अखिलेश को ही देना था, मांगने की जरूरत नहीं चाहते जी से। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर है, लखनऊ में डांसर सपना चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। एसीजेएम कोर्ट ने सपना चौधरी को कस्टडी में लिया। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उनको कस्टडी में ले लिया गया है। आपको बता दें, धोखाधड़ी के मामले में सपना चौधरी ने सरेंडर किया है। पैसा लेकर शो कैंसिल करने का पूरा मामले में अगली सुनवाई अब 32 सितंबर को होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सपना चौधरी ने सरेंडर किया है एसीजेएम कोर्ट में। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जया, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सपना चौधरी ने आज सरेंडर कर दिया, हालांकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सपना चौधरी ने ऐसा किया। जब उनको पेश होने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया, 2 बार कहा गया था, वो नहीं मानी और जब गैर जमानती वारंट जारी हुआ तब आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया। 30 सितंबर को सुनवाई की तारीख सुनिश्चित हुई है। देखिए पूजा, इस पूरी खबर को समझने के लिए हमें पीछे भी जाना होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये 13 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होती है, जब आशियाना स्थित स्मृति उपवन में सपना चौधरी का जो है प्रोग्राम तय किया जाता है। उस प्रोग्राम में तमाम दर्शक जुट जाते हैं, लेकिन सपना चौधरी जो प्रोग्राम का समय भी होता है वो दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे का प्रोग्राम का समय तकरीर किया जाता है। लेकिन उस बीच तमाम ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट भी बांटे जाते हैं। लेकिन 10 बजे रात तक जब तमाम वो दर्शक जो हजारों की संख्या में वहां पे दर्शक जुटे थे, वहां पे सपना चौधरी रात 10 बजे तक भी नहीं पहुंचती हैं। उसके बाद से ये वहां पे जितने भी दर्शक थे वो हंगामा करते हैं। हंगामा करने के बाद से 14 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में केस दर्ज होता है। जो शो के आयोजक थे, चाहे फिर जावेद अहमद हो, इवेल अली हो या फिर रत्नाकर उपाध्याय हो, अमित पांडे हो, और साथ ही साथ सपना चौधरी के खिलाफ भी विश्वास हनन और साथ ही धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है। उसके बाद से लगातार सपना चौधरी को अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन सपना चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है क्योंकि लगातार उनको गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद फिर एसडीएम कोर्ट जो 5 है शांतनु त्यागी के पक्ष में, आज उनके कक्ष में 205 स्थित कक्ष है जो उनका, वहां पे सपना चौधरी पहुंचती है। वहां पे वो उनको कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन जो कस्टडी की बात है उसकी खंडन किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कस्टडी में उनको नहीं लिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है, क्योंकि उनको 30 सितंबर का समय दिया गया। 30 सितंबर को अगर वो उपस्थित नहीं होती हैं तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की
क्योंकि उनके अल्टीमेटम शांतनु त्यागी ने दिया है कि अगर अब 30 सितंबर को भी अगली कार्रवाई में भी अगर आप उपस्थित नहीं होंगी तो हम गिरफ्तारी वारंट आपको जो कैंसिल कर रहे हैं वो फिर से ले लेंगे और आपको इस बार हम मौका नहीं देंगे। ये अल्टीमेटम सपना चौधरी को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो कस्टडी में लेने की बात आ रही है वो कस्टडी में ना लेकर उनको रिहा कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जया सिंह जुड़ी हमारे साथ में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि फिलहाल सपना चौधरी को कस्टडी में नहीं लिया गया, लेकिन वार्निंग जरूर दी गई है कि 30 सितंबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा और केस में जो बातें हैं वो अपनी रखनी पड़ेंगी, अपना पक्ष साझा करना पड़ेगा, वरना वारंट जारी होगा और वारंट इस बार कैंसिल नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण से पहले योगी मंदिर बन चुका है। मौर्या के पुरवा गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जो कि पूरा भगवा रंग में है। इस मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा लगाई गई है, जहां पर रोजाना भजन और आरती भी होती है। इस मंदिर का निर्माण सीएम योगी के एक भक्त ने करवाया है। दरअसल धर्मनगरी अयोध्या श्रद्धा और समर्पण के लिए जानी जाती है। शायद यही वजह है कि भगवान राम की नगरी में अपना आभार व्यक्त करने का तरीका भी अनोखा ही है। देखिए, हमने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प ये लिया था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा, हम उसकी मंदिर बनाएंगे। देखिए, हमारा संकल्प था, ये हमारी इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण जिसने कराया उसका मंदिर हम बनाए। ये हमारी इच्छा थी, ये हमने संकल्प लिया था और हमने ये अपना संकल्प पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासन से हुई वार्ता के बाद आज का अपना डीएम आवास तक निकाला जाने वाला मार्च कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि आज मौलाना कल्बे जवाद व्हील चेयर से डीएम आवास तक जाने वाले थे, जिसे कल रात डीएम से वार्ता के बाद मौलाना ने कैंसिल कर दिया है। फिलहाल डीएम ने मौलाना कल्बे जवाद से मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने तक का समय मांगा है। लेकिन कल रात का सलाना आया, उन्होंने वादा किया कि 1 महीने के अंदर वो औकाफ के जिनके पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं उनकी नपाई करेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा बहुत दिन से था कि नपाई हो और ताकि नाजायज़ कब्जे को हटाया जा सके। तो उसका वादा किया उसने 1 महीने में। किसी तरह शहजादी की मस्जिद के लिए उसका वादा है कि वहाँ भी नपाई करके जो वक्फ की ज़मीन है उसको दिखाया जाए कितनी वक्फ की ज़मीन है। इसी तरह से शाहजब के लिए जो 14 गरीब शियों के लिए नौकरी के लिए थे तो उनको हटाया जाए। तो वहाँ भी ये हमारी बात थी कि उसको किराएदार, वो है किराएदार लेकिन 1 साल से उसे किराया नहीं दिया जा रहा है, दोबारा फिर उसे किराया दिया जाए। और अगर कार्रवाई करना है तो जो बड़े बड़े लोग नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं शाहजब के अंदर, उनको छोड़ दिया गया, सिर्फ गरीबों ही उसको निशाना बनाया गया। ये बात भी हमारी इससे हुई है। तो वक्फ की जमीन को लेकर के ये विवाद था, जिस पर कल्बे जवाद चाहते हैं कि नपाई का काम हो जाए और साथ में अन्य कुछ भी विवाद हैं वो भी सुलझ जाने चाहिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को वृंदावन पहुंची। कंगना ने परिजनों के साथ में सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बांके बिहारी के आशीर्वाद लिए। तो वहीं कंगना को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस दौरान कंगना ने मंदिर के बाहर दुकान पर खरीदारी की और पेड़े खरीदती हुई भी वो नजर आ रही। वहीं यूपी पुलिस अपराधियों को न केवल उनका एनकाउंटर कर रही है बल्कि उनके अपराध से बनाई गई संपत्ति को भी जब्त कर रही है। इसी के चलते सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह ने फर्जी अभिलेखों के सहारे लोगों से पैसे लेकर शिक्षक पद पर भर्ती कराई थी और उसी पैसे से करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित की थी। प्रदेश के कई जनपद में शिक्षा माफिया राकेश सिंह के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और आखिरकार आज कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। एनएसयूआई ने 3 मांगों के साथ सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी का साफ तौर पर कहना है कि यूके SSSC में एसटीएफ लगातार बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन हमारी मांग है कि भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसको लेकर सरकार जल्द निर्णय लेने का काम करे। तो वहीं प्रदेश में मजबूत भू कानून को लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसको सरकार जल्द ही
विधानसभा के माध्यम से पारित करे। देखिए, आज हम लोग लंबे समय से जो हम मांग कर रहे हैं कि जो यूके SSSC में भर्ती घोटाला हुआ था, पहली हमारी मांग उसकी CBI जांच की है। दूसरा, विधानसभा में जो नियुक्तियां अवैध तरीके से हो गई हैं उनको हम निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनकी हम लोग उन पे कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग भू कानून को लेकर भी मांग कर रहे हैं कि सशक्त भू कानून आए और जो महिला आरक्षण बिल 30% है उसके लिए सरकार अध्यादेश लाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोग सचिवालय कूच कर रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में हो रही देरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का आरोप कि देहरादून शहर को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर केवल गड्ढे नजर आ रहे हैं। जबकि बजट की बात करें तो 600 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की बात निकलकर सामने आई है। इन्हीं सब बातों के विरोध में आज धरना प्रदर्शन हुआ है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्मार्ट सिटी कार्यालय जो कि कोलागढ़ रोड पर है, यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और ऐसा सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि अब तक स्मार्ट सिटी में लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। 1600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो जो 600 करोड़ रुपए हैं वो शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके स्मार्ट सिटी के कार्यालय का घेराव भी किया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि इस पूरे शहर को जो कि स्मार्ट सिटी ने सौंदर्यीकरण का जो बीड़ा उठाया है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है, जिसके तहत देश भर के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज सेवा से जुड़े लोग पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए शुभकामना संदेश भेजा है। हरिद्वार की एक धर्मशाला में कनखल मंडल के अध्यक्ष मयंक गुप्ता ने पोस्ट कार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई डॉक्टर, शिक्षक, समाजसेवी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मदन कौशिक के साथ में डाक के जरिए पीएम मोदी के लिए दीर्घायु की कामना भरा पोस्ट कार्ड भेजा। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी देश का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, उससे देश बहुत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। देखिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। उसी के निमित्त लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कल रक्त महोत्सव का कार्यक्रम था और अब ये जो है पोस्ट कार्ड के जरिए लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है, वो प्रधानमंत्री को प्राप्त होगा। उसी के निमित्त कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, कल हम लोगों ने रक्तदान के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था जगह जगह। आज पूरे देश में, राज्य में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, उसमें एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर शुभकामना देनी समाज के विभिन्न भागों में। आज यहाँ हमारे डॉक्टर्स, अध्यापक, अन्य समाज के लोग, सबसे पत्र लिखा सबने और वो पत्र हमें सौंपे हैं, प्रधानमंत्री जी को भेजने हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री जी को सबने दीर्घायु की कामना की है। तो वहीं राज्य सरकार ने खनन नीति में बदलाव करते हुए पुलों के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। बताया भी जा रहा है कि बरसाती सीजन के चलते पुलों के आसपास खनन करने से पुल कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पुलों के आसपास हो रहे खनन रोकने के निर्देश दिए। तो वहीं अब इसे लेकर उत्तराखंड की सियासत भी गरमाने लगी है। एक तरफ जहां कांग्रेस का आरोप है कि सरकार नियम बनाने के बाद नियम में बदलाव करती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सभी विषयों को ठंडे बस्ते में डालकर उनके मुख्यमंत्री आंख मूंदे बैठे रहते थे। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं और कांग्रेस का अस्तित्व पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अगर अपने जमाने में कुछ सोचा होता और कोई
ढंग की नीति बनाई होती तो शायद वो आज भी चल रही होती, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सारे विषयों को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया और केवल जैसा उनका पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते थे, तुम 30 करोड़ कमाओ 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो हर विषय पर जैसे आंखें मूंदे भ्रष्टाचार होने देते रहे। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और वो किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होने देगी और जहां भी उसके जरा भी रास्ते दिखाई देंगे उनके रास्ते बंद करने के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है और जो भी प्रदेश के लिए अच्छे से अच्छा है वो करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बेहतर मार्केट दिलाने की व्यवस्था पर उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है। सूबे के उद्योग मंत्री चंदन रामदास का साफ तौर पर कहना कि राज्य में कई स्थान ऐसे हैं जो अपने विशेष उत्पादों की पहचान रखते हैं। हमने व्यवस्था की है कि जहां का उत्पाद प्रसिद्ध है उसे वहीं पर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, हमने सर्वे कराया है। जैसे मेरे वहाँ बागेश्वर में तांबा है और चाय है, तो चाय पर हम आधारित उद्योग लगाएंगे। चंपावत में डेयरी उद्योग है और लोहाघाट में हमारी जो कढ़ाई बनती है लोहे की, हमने उसमें ग्रोथ सेंटर भी खोले हैं। सर्वे कराई है। सर्वे में निकला है कि जो वहाँ के स्थानीय उत्पादन है उस पर आधारित हम उद्योग लगाएं, क्योंकि जहाँ कच्चा माल होगा, जहाँ विपणन की व्यवस्था होगी, जहाँ कारीगर मिलेगा, तो वहाँ हम काम करेंगे। क्योंकि खादी ग्रामोद्योग भी मेरे पास है और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से भी मैं नया कॉन्सेप्ट लाया हूँ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।